अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। स्टूडेंट्स, हम सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं कि हमने केमिस्ट्री एमडी कैट के लिए क्या क्या पढ़ना है। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, जो इसका नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम इसको, ऐसा तो नहीं है हमारे पास ना इतना टाइम होगा कि हम इतने शॉर्ट टाइम के अंदर इसके सारे को पढ़ें, लेकिन हम इसका बेसिक थीम ज़रूर ले लेंगे। हमें ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर को हमने कैसे पढ़ना है, इस चैप्टर के जो आर्टिकल्स हैं उस आर्टिकल्स को हमने कैसे देखना है कि हम आसानी के साथ इसके एमसीक्यू को सॉल्व कर सकें। तो उम्मीद है कि अगर आप ये लेक्चर जो है वो गौर से देख लेंगे तो आपको ये इस चैप्टर में प्रॉब्लम कोई नहीं होगी इंशाल्लाह। उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैं आपको 2019 में या 18 में या 17 में जो एमसीक्यू इस चैप्टर में से आए हैं वो चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूँगा मैं। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि फलां आर्टिकल को हमने किस तरह से पढ़ना है। तो पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर की अंदर से जो हमें कंटेंट यूएचएस ने दिया है। कंटेंट में है जी रिलेटिव एटॉमिक मैसेज, और सेकेंडली आइसोटॉप्स। ये दोनों आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 में मौजूद हैं। ये सारे मोल है, एवोगैड्रोस नंबर है, एम्पेरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला है, स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं, कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन जी। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये और ये चैप्टर नंबर 1 में से है। लेकिन ये वाली जो कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशंस, ये आपके फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 9 है उसके अंदर मौजूद है। परसेंटेज कंपोजिशन, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, आपको ये चैप्टर नंबर 9 के फर्स्ट फ्यू पेजेस में मिल जाएंगे। तो अब देखना ये है कि क्या हमने इस चैप्टर को लाइन टू लाइन स्टडी करना है, क्या ये आर्टिकल लाइन टू लाइन स्टडी करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। वजह ये है, ये वाला सारा का सारा पोर्शन जो है वो बेसिकली बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड है। मसलन मैं आपको मोल की बात बताऊं, अब मोल में से आपको वो डेफिनेशन तो पूछने वाला नहीं। वो क्या करेगा, वो बताएगा कि एक एलिमेंट है या एक कंपाउंड है, उसका मास इतना है, इसके मोल्स बताएं। या एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है या एक मॉलिक्यूल है, उसका मास इतना है, मोल बताएं, या मोल इतने हैं तो मास बताएं। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। इस तरह एवोगैड्रोस नंबर जो है, यहाँ भी कैलकुलेशंस होंगी। एम्पेरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला, उसमें आप अगर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को देखें ना, तो फर्स्ट चैप्टर में है डिटर्मिनिंग द एम्पेरिकल फार्मूला। उसके कुछ स्टेप्स हैं। एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमिन करने के बाद फिर मोलिकुलर फार्मूला डिटरमिन करना होता है, इसका भी एक स्टेप है। लेकिन वो आपको जब ये क्वेश्चन देगा पेपर के अंदर, तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशंस नहीं होंगी, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशंस आपके पास कैलकुलेटर तो वहाँ पे अलाउ नहीं होगा। तो आपने वहाँ पर अपने माइंड से ही उसको फ्यू सेकंड्स के अंदर उसको सॉल्व करना है। तो आपको वो सिंपल कैलकुलेशंस देगा, मुश्किल नहीं देगा, ये बात याद रख लीजिए। आपको ऐसी कैलकुलेशंस देगा जो आप आसानी के साथ लिखेंगे, फॉर्मूले पुट करेंगे और आप आसानी के साथ उसको डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल लेंगे। ये बात याद रख लें, ठीक है ना जी। इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको कंसेप्चुअली ये पता है कि फॉर्मूला क्या है, हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को, तो क्वेश्चन को, तो आप आसानी के साथ कर लेंगे, ठीक है। वो मैं आज आपको जब एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है ना जी। पहले मैंने आपके लिए ये 4 MCQ सेलेक्ट किए हैं। ये बेटा 2019 यानी लास्ट ईयर के जो MD कैट पेपर था उसके अंदर आए हैं। तो इसमें से एक दो सिंपल आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे, एक आध थोड़ा सा मुश्किल भी है, उसको टेक्निकली हमें करना पड़ेगा। उसमें पहला MCQ देखें ज़रा आप, मैं ये ले रहा हूँ। वो कहता है विच 2 एलिमेंट्स आर आइसोटोप्स। बहुत ही सिंपल आ गया। जैसे मैंने कहा था ना कि बहुत मुश्किल नहीं होता, बस आप थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें और आप ये यकीन कर लें कि हम कर जाएंगे। तो आप जब ये यकीन पैदा कर लेंगे अपने अंदर कि हम कर जाएंगे तो हो जाएगा।
आइसोटॉप की डेफिनेशन है सिंपल, आइसोटॉप्स एटम्स ऑफ द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेस, राइट। अब आप जरा इन एग्जांपल्स को देखिए, मैं अगर इसको देखूं एटॉमिक नंबर, आपको कुछ याद है कि जब भी कोई एलिमेंट लिखते हैं, सपोज एक्स एलिमेंट है, तो उसमें नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है कन्वेंशनली, और यहाँ पे एटॉमिक मैस लिखा जाता है। तो आप याद रख लीजिए, ये एटॉमिक नंबर है नीचे और ये ऊपर एटॉमिक मैसेज है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, दो एलिमेंट हैं, एक सपोज एक्स कर दिया उसने, एक वाई कर दिया। अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ये तो आइसोटॉप नहीं हो सकते। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ये भी आइसोटॉप नहीं हो सकते। एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ भी एटॉमिक नंबर सेम है। अब दोनों में देखना है, इन दोनों में एटॉमिक नंबर सेम हो गए, फिर हमने एटॉमिक मैस देखना है, इसमें एटॉमिक मैस भी सेम है, तो इसका मतलब ये तो सेम एलिमेंट है, सेम एटम है, सेम आइसोटॉप है, एटॉमिक नंबर भी सेम, एटॉमिक मैस भी सेम। तो ऑप्शन आएगा ये वाला जी। वो कैसे? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको इस आर्टिकल आइसोटॉप्स में से आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ड्यूरिंग स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस which of the following laws must be obeyed? आप जब स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टैक्योमेट्रिक आर्टिकल पढ़ते हैं, तो उसमें आप डेफिनेशन के बाद ये देखते हैं कि कौन से एजम्पशन है, और उसके बाद नीचे लॉज लिखे हुए हैं बुक के अंदर, ये कि वी मस्ट हैव टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें स्टडी करना पड़ता है, ओबे करना पड़ता है जब स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन हम लेते हैं। तो अब डाल्टन्स लॉ, ये तो ऑप्शन नहीं आएगा, फिर एवोगाड्रोस लॉ भी नहीं आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी नहीं आएगा, तो फिर आएगा कौन सा? ये। यानी ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। ये दोनों थ्योरेटिकल थे। अब जरा ना आप ये नीचे, अच्छा इससे पहले मैं ये ले लेता हूं, थोड़ा सा टेक्निकल ही है, इसको करना पड़ेगा हमें। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, जी बोरॉन की बात कर रहा है, बोरॉन इज 10.8। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो बोरॉन का मास 10.8 है, लिखा हुआ वहां पर। और आपको पता है ना, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स के मैसेज दिए होते हैं वो उनके एवरेज एटॉमिक मैसेज होते हैं, और वो हम उनके आइसोटॉप्स और उनकी रिलेटिव अबंडेंस से फाइंड करते हैं। आइसोटॉप्स के मैसेज और रिलेटिव अबंडेंस, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। इट हैज टू आइसोटॉप्स 10 and 11। जी बोरॉन के दो आइसोटॉप्स हैं 10 and 11 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप विद एवरेज मास ऑफ 10? जी, जिस आइसोटॉप की मास जो है वो 10 है, बताइए जी उसकी रेशियो क्या होगी। समझें, आपके पास बोरॉन सैंपल है, उसने कहा उसमें बोरॉन 10 है और बोरॉन 11 है। वो पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि उसमें बोरॉन 10 की परसेंटेज क्या है, यानी कुछ 100% है ना, दोनों 50-50 तो नहीं है। 50-50 हो सकते थे अगर दोनों का मैस जो है वो 10.5 एवरेज आ जाता। देख लेते हैं। एक इसको सॉल्व करने का तरीका है जुगाड़ लगाना, वो आसानी से कर लेंगे। एक इसका मैं आपको टेक्निकल मेथड भी बताऊंगा जो हमें बेसिकली वो चूज करना चाहिए। जुगाड़ क्या है? जुगाड़ ये है 10-11, बोरॉन 10 और बोरॉन 11। अगर सैंपल में ये 50% होता, ये भी 50% होता, ये जुगाड़ बता रहा हूं, तो एवरेज मैस होना था 10.5। सही है ना जी, इन दोनों का एवरेज सिंपल। अगर ये 10.6 करेंगे अब, ठीक है, ये 10.6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसका मतलब है ये 60% हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये
10.7 करते हैं तो 10.7 करने से ये 70% हो जाएगा और ये जो है वो 30% हो जाएगा। अब देखिए जरा, उसने कहा जी 10.8 है एवरेज एटॉमिक मास, ये बता रहा है। इसका मतलब है 11 वाला जो है उसकी रेशियो 80% होगी और जो 10 वाला है उसकी रेशियो जो है वो 20% होगी। यह जुगाड़, तो ऑप्शन आएगा इसमें ये 20%। लेकिन इसको असल में आपको कैसे करना चाहिए? असल में आपको करना चाहिए कुछ यूं, एवरेज एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला है, mass into percentage plus mass 2 into percentage 2। तो चूंकि हमारे पास दो ही आइसोटॉप्स हैं तो दो ही परसेंटेजेस हैं, अगर ज्यादा हो तो आप प्लस करके वो थर्ड वाला फोर्थ वाला इस तरह से लिख सकते हैं, सो ऑन। इस फॉर्मूला से अगर आपको परसेंटेजेस और मैसेज दिए हुए हैं तो आप एवरेज मैस भी निकाल सकते हैं। और यहां पर तो हमें परसेंटेजेस नहीं दी हुई बल्कि परसेंटेज तो हमसे पूछ लिया उसने, तो यहां पर हमने परसेंटेज बतानी है। हमें बताया क्या है, यानी ये बताया है और ये मैसेज बताए हुए हैं। हमें बताया ये मैं इसको 10.8 एवरेज एटॉमिक मास 10.8, ये वाला M1 10 है, जिसकी मास 10 है, सपोज करते हैं उसकी परसेंटेज बच्चों x है और जिसका 11 है फिर उसका क्या होगा, ये x ले लिया तो आप ये 1 माइनस x कर लो, ठीक है ना जी। सॉल्व करो, 10x प्लस 11 माइनस 11x 10.8, 11 माइनस x माइनस 11x 10x 10.8, ये x इधर ले आओ, 10.8 इधर ले आओ, तो x याद कीजिए x किसकी परसेंटेज थी, जिसका मास 10 था, ये आ जाएगा 0.2। बेटा 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20%। इस तरह से आपने फाइंड कर लिया कि जिसका एटॉमिक मास 10 है उसकी परसेंटेज 20% होगी। तो ये फार्मूला आप जो है वो अपने जहन में याद रखिए। क्लियर होगी बात? अब हम ये लास्ट वाला एमसीक्यू देख लेते हैं। सॉल्यूशन कंटेन्स 85.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज, व्हाट इज इट्स मोलैरिटी। एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर उसने हमें बता दी है कि सुक्रोज की अमाउंट कितनी है, 85.5 ग्राम। इसमें अब सॉल्यूशन देखना है वो 0.5 मोलर बनेगा, 2 मोलर बनेगा, 0.25 मोलर बनेगा या 1 मोलर बनेगा, ये इसके ऑप्शंस हैं। बेटा सिंपल फार्मूला है, अगर आप फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं बनेगा। फॉर्मूला ये है मोलैरिटी का, मोलैरिटी होती है मास ओवर मोलर मास, mass of solute over molar mass of solute, volume of solution in decimeter cube। सही है। अब जरा देख लीजिए 85.5 ग्राम, आपने मोलैरिटी तो फाइंड करनी है इसके अकॉर्डिंग। मैस उसने बताया हुआ है आपको 85.5 ग्राम। मोलर मैस सुक्रोज का आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे आपने बुक में कई दफा पढ़ा तो आपको तो ये वैसे ही याद होना चाहिए।
इसलिए याद होना चाहिए कि उधर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कैलकुलेट करने का। तो और वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, लेकिन बेटा यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना उसने, सॉरी मैं वो लिख नहीं सका, इन 250 cm क्यूब था क्वेश्चन में, वो मैं यहाँ पुट नहीं कर सका। ये 250 cm क्यूब वॉल्यूम है, तो 250 cm क्यूब को जब आप डीएम क्यूब में बदलेंगे तो ये 1000 से डिवाइड करेंगे। आप सॉल्व करें इसको, 85.5 342 इंटू ये 1000 ऊपर गया, 250 नीचे आया। मैंने आपसे ये कहा था कि आप फार्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे, बहुत मुश्किल आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी। तो ऐसा ही है स्टूडेंट्स, आप अगर जरा गौर से देखेंगे ना इसको, ये इसको इससे कैंसिल करेंगे, 85.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आएगा, राइट। इसी तरह इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, और 4 और 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो जी आंसर ओवरऑल हमारे पास क्या आया, 1 मोलर। यस, दिस इज द आंसर नाउ, ये आंसर है। समझ आ गई? तो ये 2019 में आने वाले क्वेश्चंस थे। इसका मतलब है हमें ये रिलेटिव, आज अभी तक हमें रिलेटिव एटॉमिक मास से मास का कैलकुलेट करना आ गया, आइसोटॉप्स की परसेंटेज से, और आइसोटॉप्स की परसेंटेज भी फिर मैंने कहा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर एवोगैड्रो से नंबर वाले भी हम एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, बाकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और देता हूँ। अच्छा, तो कुछ एग्जांपल्स हम और ले लेते हैं। ये मैंने 2018 से कुछ आपके सामने एमसीक्यू लिखे हैं। पहला एमसीक्यू देखते हैं, कहते द फॉर्मूला which shows simplest whole number ratio of atoms in a molecule is called। बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू आ गया, यानी हमें घबराना नहीं है, सिंपल। तो आपको पता है बेटा, जो बल्कि आप डेफिनेशन के अंदर पढ़ते हो कि एम्पेरिकल फार्मूला इज द फार्मूला which shows the simplest whole number ratio of atoms in a molecule। क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। कहता 3 moles of calcium will contain ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। पहले तो हमें देखना है कि 1 मोल कैल्शियम, आपको याद है 1 मोल या 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, उसका वेट है ना जी 40 ग्राम पर मोल। तो 3 मोल में कितना होगा, 1 मोल 40, 3 मोल 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर सिंपल, राइट। वाइल फाइंडिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास, कहता रिलेटिव एटॉमिक मास जब फाइंड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड टू फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5। आप क्लोरीन का मास जो है वो 35.5 कैलकुलेट करते वक्त कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं, कार्बन 13 नहीं। डेफिनेशन क्या है, अंदर है रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, हम कहते हैं द मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट विच इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12। यस, ये ऑप्शन आएगा, राइट, सिंपल था। इसको देख लेते हैं हम। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसके में ऑप्शन ही लिखा है, तो वैसे हम कैलकुलेट कर देते हैं। देखो, हम कहते हैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के हों तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होगी, आप फाइंड करें। O2, एक ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम। यस, ठीक है। अब बेटा उसने ऑक्सीजन जो है वो 8 ग्राम कहा है, अब 32 ग्राम हो ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल होंगे 1। तो बेटा 8 होगी, 8 कैसे होगी, 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगी, तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इसका 0.4
0.25 मोल्स जी। मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे, इसके ऑप्शन थे 1 मोल, 0.25 मोल, 0.5 मोल और 2 मोल। तो आपको पता चल गया है ऑप्शन क्या आना चाहिए था जी, 0.25 मोल। मेरा ख्याल है बेटा आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर को हमने किस तरह से करना है। अच्छा, एक चीज़, एक न्यूमेरिकल और भी था मेरे जहन में आ गया, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। वो भी सिंपल है कि 1 kg ऑफ वाटर, बल्कि वाटर की बजाय एमसीक्यू में लिखा था आइस, कंटेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बेटा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला तो सिंपल है, मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मोल्स कैलकुलेट करने हैं 1 kg, आप यहाँ पर वेट जो है वो ग्राम्स में लेते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 55.5 मोल्स। वैसे ये वाली बात आपके बुक में 2-3 दफ़ा आई हुई है, आपने अच्छी तरीके से बुक पढ़ी है, तो आपको इसको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है वो केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर 1 dmq वाटर, 1 kg वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट वहाँ से किए हुए हैं। तो बेटा उम्मीद कर रहा हूँ कि इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि हम एंटी टेस्ट आसानी के साथ कर जाएंगे। अगर आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, आप देखा ना आपने न्यूमेरिकल बेस्ड आ रहे हैं, कहीं कहीं सिंपल भी क्वेश्चंस हैं, हमें आर्टिकल को भी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, और इसी तरह से अगर परसेंटेज, कंपोजिशन और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड उनकी इक्वेशन को देखना है, वहाँ पर उसके साथ रिलेटेड कोई 1-2 एग्जाम्पल छोटी छोटी दी हुई हैं, वो आप स्टडी कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।